हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार यूनिक क्लासेस प्रयागराज में। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख रहे होंगे। ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हो गया है, रोज़ मैं बताता रहता हूँ। 24 फरवरी से आप लोगों की परीक्षाएं हैं, इसी को ध्यान में रख के आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर उठाने का प्रयास कीजिए। रोज़ की तरह हम लोगों का हमारे पास आप लोगों के लिए ओ लेवल से जुड़ी हुई सूचना है कि हम लोगों के यहाँ भैया क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है ओ लेवल का, जिसकी आने वाले समय में परीक्षाएं हैं। जिसको ओ लेवल का परीक्षा जिसका होगा उसको मालूम होगा कि परीक्षाएं आपकी एकदम करीब है। इसके लिए आप लोग ओ लेवल की पढ़ाई कर चुके होंगे और अगर इसके अलावा आप लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से रिवीजन करना चाहते हैं तो हम लोगों के एप्लीकेशन यूनिक ऑनलाइन गुरु से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रैश कोर्स पढ़ाया जा रहा है, पहले से भी क्लासेस चल रही हैं, जिसकी फीस मात्र 400 रुपये रखी गई है। और जो आपका यहाँ से संपर्क करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आपका जो है मोबाइल नंबर लाइव पट्टी पे भी चल रही होगी, वहाँ से भी दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो लाइव पट्टी पे भी आप लोगों का चल रहा होगा मोबाइल नंबर, वहाँ से भी आप लोग कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल नंबर दिया गया है, तो ओ लेवल के क्रैश कोर्स से जितनी भी जानकारी चाहिए आप लोग कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। फटाफट जुड़ जाइए, आपका परीक्षाएं बहुत नज़दीक है, आप लोग वहाँ से अच्छे से अच्छा नंबर उठा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेली क्लासेस की, हम लोगों के बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में जो है हम लोगों का 3 चैप्टर हो गया है समाप्त। बात करेंगे अगर यूनिट की, तो हम लोगों का सीधा सीधी एक यूनिट पूरी तरह से क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। जिसमें 3 चैप्टर थे आपके जनन से जुड़े हुए, तीनों चैप्टर थे वो क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। अब हम लोगों को अगला चैप्टर और अगली यूनिट उसके बारे में पढ़ाई करनी है। तो आप लोगों का अगला यूनिट क्या है, तो आप लोग मेंडल वाले चैप्टर तो सुने होंगे, बहुत से लोग पढ़ भी चुके होंगे, बहुत से लोग हो सकता है कि पहली बार क्लास कर रहे होंगे। तो मेंडल वाले चैप्टर के हम लोगों को इस चैप्टर में अध्ययन करना है, पूरा मेंडल वाला चैप्टर। इस यूनिट में 3 चैप्टर आपके आएंगे, तो उन तीनों चैप्टर में से सबसे ज़्यादा नंबर 18 नंबर के सवाल आते हैं। अगर आप सिलेबस से उठा के देखेंगे तो पिछले वाले चैप्टरों में से हो सकता है 14 नंबर के सवाल आते हों, इस वाले में से आपको 18 नंबर के देखने को सवाल मिलेंगे। अगले वाले चैप्टरों में यूनिट में से आपके फिर कुछ और नंबर देखने को मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक अगर पाँचों यूनिट की बात करें तो पाँचों यूनिट में से आपके सबसे ज़्यादा इसी यूनिट में से सवाल आते हैं और आपके नंबर भी आते हैं। 18 नंबर वो इसी यूनिट से 3 चैप्टरों से क्या करता है, देता है। उसमें से भी आपके इन्हीं आगे पीछे 2 चैप्टरों से ज़्यादातर सवाल देखने को मिलेंगे। एक आपका ये चैप्टर और इसके बाद एक आपका आणविक आधार है, यानी कि डीएनए आरएनए वाला चैप्टर। उन दोनों चैप्टरों से आपके सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। हम लोग 3 चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के चले आए। मैं सोचा हूँ कि इन सब चैप्टरों को थोड़ा सा कवर करने के बाद कभी संडे को हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, तो उस दौरान हम सभी लोग क्वेश्चन आंसर को क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। तो अभी हम लोग के पास समय कम है, तो थोड़ा सा चैप्टरों को खींचना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम आप क्या कर रहे हैं, तो हम लोग चैप्टरों को आगे पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों का चौथा चैप्टर क्या है आपका, तो यहाँ मैंने देखो लिख दिया है। तो हम लोगों का चौथा चैप्टर है आपका वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत सीधा सीधा किसका है, तो मेंडल वाला चैप्टर है। ठीक है, मेंडल मटर के पौधे पर जो भी आपका एक्सपेरिमेंट किया है मेंडल, उसी के जुड़ा हुआ पूरा चैप्टर है। बातें सबको समझ में आएंगे। तो आइए हम लोग बात करेंगे मेंडल वाले चैप्टर की क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस या ओवरव्यू इसका देख लें कि क्या क्या है, आपको पढ़ने के लिए क्या दिया गया है। तो ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग, ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू समझते हो, इसमें कौन कौन सी टॉपिकें पढ़नी है, हम लोगों को कौन कौन सी टॉपिकें पढ़नी है। ओवरव्यू, चलिए तो सबसे पहले आपका आ जाएगा पहला, यहाँ देख लेते हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा मेंडल का परिचय। परिचय देख लेते हैं। परिचय, परिचय किसका परिचय, तो मेंडल का, या मेंडल से जुड़ा हुआ समस्त परिचय। ठीक है, मेंडल से जुड़ा हुआ समस्त परिचय। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तो दूसरा आपका मेंडल का नियम। ठीक है, मेंडल का नियम, मेंडल के वंशागति नियम, मेंडल के वंशागति नियम, मेंडल के वंशागति नियम, मेंडल के वंशागति नियम। तो मेंडल के कितने नियम हैं, तो मेंडल के भाई 3 नियम हैं, आप लोग सुने होंगे। मेंडल के वंशागति नियम, पहला नियम क्या हो जाएगा आपका, तो प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम।
प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, दूसरा नियम क्या हो जाएगा, तो दूसरा नियम आपका हो जाएगा विसंयोजन का नियम, विसंयोजन या वियोजन का नियम, वियोजन का नियम। ठीक है, इसके बाद तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, इंग्लिश लिख देता हूं इसका, वियोजन के नियम, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, सिग्रीगेशन, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, प्रिंस के आर पूछ रहे हैं सर एसएससी क्या होता है। एसएससी भाई एग्जामिनेशन होता है सरकारी नौकरी वाला, एसएससी पूछ रहे हो ना। देखो एसएससी, एसएससी का मतलब होता है स्टाफ, स्टाफ सिलेक्शन, यहाँ दिखाई दे रहा है ना एसएससी। अरे जो गवर्नमेंट जॉब में आता है सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होता है, क्लास 12 अगर हाई स्कूल कर लिए हो तो भी आप कर सकते हो, लेवल आता है आपका। सबसे पहले एसएससी एमटीएस आता है जो क्लास 10 पे होता है, उसके बाद आपका 12th पे आता है जिसको एसएससी सीएचएसएल बोलते हैं, और उसके बाद ग्रेजुएशन पे आता है जिसको हम लोग एसएससी सीजीएल बोलते हैं। तो ये कंपटीशन की तैयारी है। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला, सिलेक्शन कमीशन, कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एक आपका क्या है, आयोग है जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी की भर्ती करती है। सबसे ऊपर आपका इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, उसके बाद उसके कर्मचारी होते हैं, फिर उसके बाद उसके पियोन होते हैं जिसको हम लोग अभी एसएससी एमटीएस बोले हैं, यही होता है बाबू। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अपना जुड़ा हुआ बातें करते हैं मेंडल वाले चैप्टर से। तो कहाँ हम लोग थे, यहाँ हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंडल के वंशागति नियम, तो मेंडल के कितने नियम है, तो मेंडल के आपके 3 नियम है, एक आपका तो प्रभाविता का नियम, वियोजन का नियम, और एक आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसके बाद आपका क्या है, तो इसके बाद आपका है मेंडल के विचलन, मेंडल के विचलन। विचलन का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा समझो कि अगर मेंडल कोई नियम फॉलो किया है या नियम बताया है तो उसके कुछ विफल होने की भी संभावना होगी। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तो तीसरा देखते हैं, तीसरी इसमें कौन सी टॉपिक पढ़नी है, तो तीसरी इसमें टॉपिक पढ़नी है मेंडल के विचलन, मेंडल के, मेंडल के विचलन, मेंडल के विचलन। ठीक है, मेंडल के विचलन, डेविएशन ऑफ मेंडल, डेविएशन ऑफ मेंडल। इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दे रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक है। कई लोग जो होते हैं सीबीएसई के भी होता है, देख रहे होते हैं, तो टॉपिकों का नाम हम इंग्लिश और हिंदी दोनों पे लिख देते हैं। एक आपका हो जाएगा, इसमें भी 3 पढ़ना है आपको। एक हो जाएगा आपका अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा हो जाएगा आपका सप्रभाविता, सप्रभाविता जिसको हम लोग को डोमिनेंस बोलते हैं। एक साथ दोनों लक्षण प्रदर्शित हो जाएंगे। और तीसरा आपका हो जाएगा सहलग्नता, या आपका हो जाएगा सहलग्नता एवं पुनर्योगन, सहलग्नता, सहलग्नता एवं पुनर्योजन, पुनर्योजन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड
रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक अभी आपको पढ़ने हैं। एक आपका इंट्रोडक्शन है, मेंडल है, इंट्रोडक्शन है आपका, इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ना है। परिचय के बाद आपको मेंडल के नियम पढ़ने हैं। ठीक है, मेंडल के कितने नियम है? तो मेंडल के 3 नियम है आपका, प्रभाविता का नियम, वियोजन का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। इसके बाद आपका मेंडल के कितने विचलन है? तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो जितनी चीजें बता रहा होता है उसमें कुछ कमियां भी रह जाती हैं, तो कमियों को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंडल के विचलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंडल के विचलन। तो मेंडल के विचलन में एक अपूर्ण प्रभाविता पढ़ना है हम लोगों को, एक आपका सह प्रभाविता पढ़ना है, एक आपका सहलग्नता पढ़ना है जिसको लिंकेज बोलते हैं, और एक आपका क्या पढ़ना है? पुनर्योजन पढ़ना है, रिकॉम्बिनेशन पढ़ना है। ठीक है, अगले भी इसमें अभी कुछ और टॉपिक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो तीसरे के बाद हम लोगों को कौन सा टॉपिक देखना है? तो चौथा टॉपिक देखना है। चौथा टॉपिक, तो चौथा टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका लिंग निर्धारण। क्या हो जाएगा? लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, लिंग निर्धारण में हम लोगों को 4 जीवों का लिंग निर्धारण पढ़ना है। किसका किसका पढ़ना है? तो पहला आपका पढ़ना है, पहला आपका पढ़ना है मनुष्य का लिंग निर्धारण, मनुष्यों में, मनुष्यों में। ठीक है, दूसरा किसमें पढ़ना है आपका? तो दूसरा पढ़ना है आपका कीटों में, कीटों में लिंग निर्धारण पढ़ना है। तीसरा किसमें पढ़ना है? तो तीसरा आपका पढ़ना है पक्षियों में, पक्षियों में लिंग निर्धारण पढ़ना है। चौथा किसमें पढ़ना है आपका? तो चौथा पढ़ना है आपका मधु यानी मधुमक्खियों में, मधु यानी मधुमक्खियों में। ठीक है, मधुमक्खियों में आप लोगों को लिंग निर्धारण पढ़ना है, मधुमक्खियों में आप लोगों को लिंग निर्धारण पढ़ना है। इसके अलावा 5वां टॉपिक क्या होगा? 5वां टॉपिक आपका हो जाएगा, 5वां आपका हो जाएगा उत्परिवर्तन, 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 जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन, म्यूटेशन। और लास्ट आपका हो जाएगा 6वां टॉपिक, 6वां टॉपिक, 6वां टॉपिक को हम लोग बोला जाएगा आनुवांशिक विकार, आनुवंशिक, आनुवंशिक विकार, जिसको बोला जाता है जेनेटिकली डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, सभी लोगों को बातें समझ में आई कि हम लोगों को इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। अभी इसमें आपको छोटे छोटे और खंडों में टॉपिक देखने को मिलेगा। जैसे इधर आ जाओ, जैसे पहला आप क्या देखो, तो पहला आप लोग को आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, परिचय हो जाएगा। परिचय के बाद हम लोग फिर इसी में भी छोटे छोटे और खंड आएंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि मेंडल ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया था। कई सारे जीन, एलील, इस तरह तरह के वो एक संकर, द्विसंकर, ऐसे करके उन कई शब्दों का यूज किया है। तो उसको हम लोग कहाँ कवर करेंगे? तो इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। इसके बाद हम लोगों को सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है आपका ये आपका मेंडल का नियम, वंशागति का नियम, मेंडल्स लॉ जिसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद कितने नियम मेंडल ने दिए थे? तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, वियोजन का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। इसको आप पृथक्करण का भी नियम बोलते हैं, अलग अलग मैं वहाँ बताऊंगा। इसके बाद आपका तीसरा क्या टॉपिक पढ़ना है? तो मेंडल के विचलन पढ़ने हैं। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? मेंडल के विचलन बोला जाता है। अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता और एक आपका सहलग्नता। अगला आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है? तो लिंग निर्धारण पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है कि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण आपके पिता के द्वारा होता है, मेल के द्वारा होता है। कीटों में किसके द्वारा होता है? पक्षियों में किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों में किसके द्वारा होता है? इन सब चीजों को भी पढ़ना है। और लास्ट में आपको पढ़ना है उत्परिवर्तन और एक आपका आनुवांशिक विकार। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग क्या बात करेंगे? तो अब हम लोग बात करेंगे मेंडल से जुड़ा हुआ जितना भी इंट्रोडक्शन है उसका। तो अब आप देखिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वंशागति का। इसका बात करते हैं वंशागति। क्या होता है वंशागति? वंशागति, वंशागति को बोला जाता है इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस, पहला शब्द आपका इनहेरिटेंस, वंशागति। क्या होता है वंशागति? अब देखो,
जो वंशागति है आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? एक है आपका वंश, एक है आपका क्या? वंश, और दूसरा आपका क्या है? गति। क्या है आपका? गति। तो वंशों की गति, ठीक है, वंशों की गति, वंशों की गति, वंशों की गति क्या कहलाती है? वंशागति कहलाती है। तो कैसी वंशागति? तो आनुवंशिक वंशागति। कैसी वंशागति? आनुवंशिक वंशागति, आनुवंशिक वंशागति, आनुवंशिक वंशागति। भाई गति हो रहा है तो क्या गति हो रहा है? तो आनुवंशिकता के लक्षण या आनुवंशिक पदार्थ। तो आनुवंशिक पदार्थ आपका होता क्या है? तो आनुवंशिक पदार्थ आपका होता है डीएनए। इसकी गति क्या कहलाती है? आपकी वंशागति कहलाती है। तो अगर एक माता पिता है, माता पिता है, तो माता पिता से, माता पिता से, माता पिता से संतान में, माता पिता से संतान में जाने वाली आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण वंशागति कहलाती है, वंशागति कहलाती है, वंशागति कहलाती है। ठीक है, तो अगर माता पिता से, फिर उनके माता पिता से कहाँ से आया होगा? तो दादा दादी या नाना नानी, वहां से होता हुआ आपका गुजरेगा, तो उसे क्या बोला जाता है? आपका वंशागति बोला जाता है, वंशों की धीरे धीरे गति। और ये प्रक्रिया बहुत स्लो होती है। ठीक है, दादा में से फिर माता पिता, पिता में आया है, पिता से फिर हम लोगों में आया है, हम लोगों से हमारी संतानों में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो जो चेहरा है, आपका रवैया है, बोलने बात करने का, चलने का, फिरने का, ये सब माता पिता से मैच खाता है। और अगर माता पिता से मैच नहीं खाता है तो दादा या उनके खानदान, नाना नानी में मैच खाता है। चाहे चेहरा हो जाए या आपका कोई भी चीज हो, रंग रूप हो जाए, या चलने की एक्टिविटी हो जाए, बात करने का एक्टिविटी हो जाए, तो ये अगर खानदान में मैच खा रहा है तो वहाँ कहाँ से आया है? तो वो हमारे वंशों से ट्रांसफर हुआ है। कहाँ से ट्रांसफर हुआ है? वंशों से ट्रांसफर हुआ है। क्यों? दादा दादी के लक्षण आए, तो दादा दादी के लक्षण किस में है? पिता में है। और पिता से किस में आएगा? हमारे में आएगा। नाना नानी से भी आ सकता है। आप गाँव में या घर में सुनते होंगे कि जो घरवा में पगला घूम रहा है, ये पगला नाना को पड़ा है या नानी को पड़ी है, ऐसे करके। तो कहाँ से आया है? तो वो माता से आया है। और माता से किसमें आया था? तो उनके माता पिता यानी कि हमारे नाना नानी में से आया है। तो ये आपकी वंशों की गति क्या कहलाती है? वंशागति कहलाती है। सभी को बातें समझ में आई? ठीक है, तो वंशागति है क्या? तो आनुवंशिकता की एक क्या है? आपकी इकाई है। वंशागति आनुवंशिकता की एक इकाई है। इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, वंशागति, वंशागति आनुवंशिकता की एक इकाई है। आनुवंशिकता की एक इकाई है, यूनिट है, एक इकाई है वंशों की गति। ठीक है, वंशागति आनुवंशिकता की एक क्या है? आपकी इकाई है। उसके बाद एक और शब्द यहीं पे दिया हुआ है, विविधता। क्या दिया हुआ है? विविधता दिया हुआ है। इसको भी बता देते हैं। तो विविधता का मतलब होता है वैरायटी या वेरिएबिलिटी। विविधता, दोनों शब्दों को यही देख लेते हैं। विविधता, ठीक है, विविधता को क्या बोला जाता है? तो आपका वेरिएबिलिटी होता है या आपका वेरिएशन होता है। क्या होता है? वेरिएशन होता है, वेरिएशन। ठीक है, विविधता यानी कि वेरिएशन होता है। क्या होता है? वेरिएशन होता है। अब जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं या आनुवंशिक पदार्थ जो भी है, आपका डीएनए है, आनुवंशिक 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 लक्षणों में, आनुवंशिक लक्षणों में दिख रहा है आप लोगों को? आनुवंशिक लक्षणों में विभिन्नता, आनुवंशिक लक्षणों में विभिन्नता, आनुवंशिक लक्षणों में विभिन्नता क्या कहलाती है? विविधता कहलाती है। विभिन्नता, विविधता कहलाती है। अरे विविधता को रटने उठने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विविधता आप नहीं समझते, बहुत सारी चीजों का विविधता मिलता है, कहलाती है। ये सब शब्द आपके इसलिए बता रहा हूँ कि अभी इन सब चीजों का यूज होगा, पूरा मेंडल वाले चैप्टर में भी होगा और अगले टॉपिक में भी होगा। तो इन सब चीजों का यूज करके ही मेंडल पूरा क्या किया है? अपना एक्सपेरिमेंट किया है। तो देखिए, तो वंशागति है आपका,
सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, वंशागति। तो वंशों की धीरे धीरे गति, कैसे वंश आपके, तो कैसे गति आपके या कैसे लक्षण, तो आनुवांशिक पदार्थों का वंश जिसको बोला जाता है उसी के क्या लक्षण आने वाली जनरेशन में दिखाई देंगे। माता पिता के संतान में जाने वाली आनुवांशिक लक्षण वंशागति कहलाती है। वंशागति आनुवांशिकता की एक इकाई है, यूनिट है, यानी पूरा जेनेटिक्स में आपका ये शब्द देखने को मिलेगा। इसके अलावा विविधता क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, तो आनुवांशिक लक्षणों में विविधता क्या कहलाती है, वेरिएशन कहलाती है। जैसे अगर हम जैसे की बात करते हैं तो यहाँ देखो, जैसे इधर जैसे जैसे माता पिता, ठीक है, माता पिता से संतान में कुछ भिन्नता दिखाई देती है, कुछ भिन्नता दिखाई देती है। जाहिर सी बात है, या रंग रूप या ढाल चाल, अगर वो माता पिता से मैच खा रहा है तो क्या सेम टू सेम होता है। कभी कदार आपको जुड़वा बच्चे देखने के मिलते हैं, या फिर अगर बाबू भैया के स्टाइल में कहो हेरा फेरी वाला, तो तिड़ुआ, पहले जुड़वा हुए होंगे फिर तिड़ुआ हुए होंगे, तो ऐसा नहीं है। तो आपका लक्षण जो है सेम टू सेम अगर कोई माता पिता से मैच खा रहा है तो उसका चांसेस बहुत कम होता है, वरना आपके लक्षण या आपके रहन सहन या आपका रंग रूप माता पिता से मैच खाता है, टोटली नहीं खाता है। लड़की एकदम माँ जैसी नहीं दिखाई देती है, बेटा आपका एकदम पिता जैसा नहीं दिखाई देता, कुछ आपको क्या दिखाई देता है, वरीयता दिखाई देती है। तो वो आया कहाँ से है, तो वंशागति हुआ है, और उसमें भी क्या देखने को मिलेगा, विविधता देखने को मिलेगा। टोटल 100% मैच नहीं खाएगा, एक आध चांस होगा कि वो क्या करेगा, मैच खाएगा। बातें सबको समझ में आई, वंशागति और विविधता दोनों को समझ में आया, ठीक है। आइए हम लोग अगला देखते हैं, इसमें उसी को रीडिंग लगा लेते हैं तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला आपका क्या है, वंशागति विविधता, ठीक है, वंशागति, और यहाँ आपको लिखना था विविधता। चलो इसको हम काट देते हैं यहाँ से, वंशागति केवल क्या रहेगा, वंशागति। चलो वंशागति क्या होता है, माता पिता के आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संततियों में जाना वंशागति कहलाता है, ठीक है। तो माता पिता के जो भी लक्षण है वो आपके वंशगति करके किसमें जाते हैं, संतान में जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वंशागति कहा जाता है। वंशागति आनुवंशिकता की इकाई होती है, एक इकाई होती है, ठीक है। इसमें अभी कई सारे यूनिट से मिलकर क्या होगा, बनेगा। जैसे आपका जीन भी आएगा, डीएनए भी आएगा, तो इन सब चीजों से क्या होगा, मैच करके बनेगा। इधर आ जाता है विविधता। विविधता क्या होता है, तो आनुवंशिक लक्षणों में भिन्नताएं विविधता कहलाती है। तो अभी मैंने बताया कि माता पिता से आपका रंग रूप थोड़ा बहुत क्या रहेगा, भेद रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विविधता बोलेंगे। जैसे जनक की आंखों का रंग काला हो, किंतु किसी संतति में आंखों का रंग भूरा हो जाता है, ये भी ठीक है। जैसे जनक का मतलब होता है माता पिता, जनक का मतलब क्या होता है, माता पिता, माता पिता। लेकिन अगर आपको इतना खतरनाक अंतर देखने को मिलेगा कि आपका माता पिता का दोनों, आपके आंखों का रंग काला है और बच्चे में रंग कैसा हो गया है, भूरा हो गया है, तो यहाँ पर वंशागति तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ा जाएगा, ये इधर देखो, इधर ये आपका कहाँ गया, ये रहा, ये दिखाई दे रहा है उत्परिवर्तन, तो इसको बोला जाता है उत्परिवर्तन। जब आनुवांशिक पदार्थ या जीन में अचानक से तीव्र परिवर्तन देखने को मिला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो रंग रूप वाला जो अभी मैंने बताया है कि माता पिता से वो क्या करेगा, मैच खाएगा, लेकिन वो टोटल 100% मैच नहीं खाएगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, विविधता बोला जाएगा। दूसरा, अब एक और चीज कुछ नोट करके लिखा है, आनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू बेटसन, ठीक है, डब्ल्यू बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया है। डब्ल्यू बेटसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1905 ईस्वी में किया था। इन्हें आधुनिकता या आधुनिक वंशागति का जनक कहा जाता है। आधुनिक वंशागति का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक वंशागति के जनक, आधुनिक वंशागति के जनक डब्ल्यू बेटसन, डब्ल्यू बेटसन। और अगर केवल आनुवंशिकता के जनक का बात करें, यानी पुराना वाला आनुवंशिकता की जनक का बात करें, तो आनुवंशिकता के जनक कौन होते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल भैया, ठीक है, मेंडल।
तो ये तो आपके मेंडल जो है आपके आनुवंशिकता के जनक है, लेकिन आपके जो ये आधुनिक आपके आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो आधुनिक वंशागति के आपके जनक जो है आपके डब्ल्यू बेटसन है। सबको बातें समझ में आ गई? ठीक। अब हम लोगों को क्या देखना है? तो हम लोगों का पूरा इंट्रोडक्शन या बेसिक चीजें हो गई हैं क्लियर। तो अब हम लोगों को देखना है मेंडल का परिचय एवं उनके प्रयोग। मेंडल का परिचय, मेंडल का परिचय देख लेते हैं भैया। मेंडल क्या थे, क्या करते थे, मस्त लगते थे कि नहीं? मेंडल का परिचय, मेंडल का परिचय या मेंडल का आनुवंशिकता परिचय एवं प्रयोग, एवं प्रयोग। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं मेंडल के आनुवंशिकता के प्रयोग पर। क्या क्या भैया प्रयोग किए हैं? तो मेंडल का जो पूरा नाम था, तो मेंडल का जो पूरा नाम था वो बहुत से लोग सुने होंगे या पढ़े होंगे। तो मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो हम लोगों की पहली पॉइंट भी यही बन जाएगी, मेंडल का पहला नाम या पूरा नाम, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर, ग्रेगर जॉन, ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। इसके अलावा मेंडल का जन्म कब हुआ था? तो मेंडल का जन्म 1800, मेंडल का जन्म आपका 22 जुलाई 1822, 22 जुलाई 1822, ठीक है, पैदा हो गए थे भैया ही, मस्त एकदम मेंडल। इसके बाद तीसरा क्या हो सकता है? यह आपका ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रियन समझते हैं? एक ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश के एक चर्च में, एक चर्च में पादरी थे, पादरी थे। पादरी समझते हो? अब जो क्रिश्चियन जैसे चर्च में जो लोग गए होंगे, तो वहाँ एक सफेद रंग का कपड़ा पहन के एकदम यहाँ पूरा ईसा मसीह वाला सिंबल लगा के ओ माय गॉड वाले लोग रहते हैं ऐसे, तो उन लोगों को क्या बोला जाता है? पादरी बोला जाता है। तो मेंडल क्या थे आपके? तो मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके अलावा उनका जन्म कब हुआ था? तो 22 जुलाई 1822। इसके अलावा ऑस्ट्रिया देश के एक चर्च में वो क्या थे? पादरी थे। और इसके साथ साथ मेंडल जो है बायोलॉजिस्ट नहीं थे, मेंडल आपके मैथमेटिशियन थे। कैसे थे आपके? मैथमेटिशियन थे। ये भी आपको याद रखना है बात। मेंडल एक गणितज्ञ थे, ठीक है, गणितज्ञ थे, यानी बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं थे वो, गणितज्ञ थे। मेंडल एक गणितज्ञ थे, यानी मैथमेटिशियन थे। सोच लो, मैथमेटिशियन थे और बायोलॉजी पे इतना बड़ा कॉन्सेप्ट देके चले गए हैं कि दुनिया इनको क्या करती है? अभी तक पढ़ती है, और इन्हीं के जेनेटिक्स से पूरा क्या करती है? दुनिया सीखती है। ठीक है, इसके अलावा जो है मेंडल ने किस पर पौधा किया था या आपका एक्सपेरिमेंट किया था? तो मेंडल आपका उद्यान मटर, ठीक है, मेंडल ने उद्यान मटर, इसका ख्याल रखिएगा, उद्यान मटर का, उद्यान मटर, उद्यान मटर जिसको गार्डन पी बोला जाता है, गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, परीक्षण किया था, परीक्षण किया था, गार्डन पी पर परीक्षण किया था। और अगर मटर का आपसे वनस्पति नेम पूछ ले, उसके लिए भी आप तैयार रहिए। मटर का वैज्ञानिक नाम, मटर का वैज्ञानिक नाम, तो मटर का वैज्ञानिक नाम आपका होता है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। ठीक है, तो मटर का क्या हो जाता है? आपका पाइसम सटाइवम साइंटिफिक नेम हो जाता है। इसके अलावा और क्या किए थे? तो आपका कम से कम 7 साल वो आपका क्या किए थे? प्रयोग किए थे। कितने साल आपका? 7 साल वो क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे मटर के पौधे पर। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, इसको भी लिख लेते हैं, मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक प्रयोग, मटर के पौधे पर
7 वर्षों तक प्रयोग, प्रयोग 7 वर्षों तक प्रयोग किए थे। ठीक है, मटर के पौधे पर कितने वर्ष तक प्रयोग किए हैं? 7 वर्षों तक वो क्या किए हैं? एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो 7 सालों के बाद वो पूरा जेनेटिक्स क्या कर पाए हैं? दे पाए हैं। 7 वर्षों तक क्या किए हैं? जेनेटिक्स आपका दे पाए हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता के पिता भी कहा जाता है। इन्हें आनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है। और लिख लेते हैं हम लोग, 8 किधर लिख दें? इधर लिख देते हैं। मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इधर ये लिख देते हैं ऊपर, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो 7 वर्षों तक उन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया। कैसा आपका एक्सपेरिमेंट था? तो गार्डन पी जो आपके बगीचे में उगता है वैसा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर ये पादरी थे वहीं पर इनके बगीचा था, और उसी सब चीज़ों का, पेड़ पौधों का इनको बहुत क्या था? अच्छा लगता था। इनको पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते थे, बगीचे बहुत अच्छे लगते थे। तो जहाँ पर ये पादरी थे उसी वाले क्षेत्र में आपका क्या था? उनका एक बगीचा था, तो जिसमें आपके क्या लगे थे? आपका मटर का पौधा लगा था, और उसी पर इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। तो मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट क्यों किया था? तो मटर का पौधा एक आपका वार्षिक पौधा होता है। क्या होता है? तो मटर का पौधा एक वार्षिक पौधा होता है। मटर का पौधा वार्षिक पौधा होता है। ठीक है, वार्षिक पौधा होता है, इसलिए भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। और इन्हीं से आपके 7 विपर्यासी लक्षण देखने को मिलते हैं। 7 विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी का मतलब होता है अलग अलग। विपर्यासी लक्षण देखने को मिलते हैं। लक्षण मटर से देखने को मिलते हैं। मटर से देखने को मिलते हैं। 7 विपर्यासी लक्षण मटर से देखने को मिलते हैं। समझ में आया आप लोगों को बातें? तो आइए इसका थोड़ा सा हम लोग रेटिंग लगा लें, तो पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। मेंडल का परिचय एवं प्रयोग। ठीक है, पहला आपका मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, बातें आपको समझ में आई। दूसरा आपका मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822, 22 जुलाई 1822 चेक रिपब्लिक यानी ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप का। यह एक ऑस्ट्रेलियन चर्च के पादरी थे, यानी चर्च में क्या थे? वो आपके पादरी थे, जिसको हम अभी बताएं फादर बोला जाता है इंग्लिश में। इन्होंने उद्यान मटर पर आनुवांशिकता की खोज की है, जिसको गार्डन पी बोला जाता है। ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछ चुका है कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और उसमें ऑप्शन मटर ही थे सारे, लेकिन आपका उद्यान मटर लिखा था। उद्यान मटर लिखा था, उसके अलावा आपका कृत्रिम मटर लिखा था, उसके अलावा जंगली मटर, ऐसे करके वो ऑप्शनों को क्या किया था? सेट किया था। इन्होंने अपना प्रयोग 7 वर्षों तक अर्थात 1856 से लेके 1863 तक 7 वर्षों तक क्या किया है? आपका एक्सपेरिमेंट किया है। शुरू कब किया था? तो आपका 1856 में, और खत्म कब हुआ था? आपका 1863 ईस्वी में। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग में 1865 ईस्वी में एक छोटी सी पत्रिका में प्रकाशित कर दिया था। तो जो भी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक छोटी सी पत्रिका, ऑस्ट्रेलिया की कोई पत्रिका होगी, जैसे हम लोगों क्या न्यूज़पेपर आता है, तो हर संडे को एक छोटा सा पत्रिका उसमें रहता है 4-5 पन्ने का। घर पे देखोगे तो मम्मी जो है उसमें वही खोजती हैं कि खाना क्या बनाना है, नया पनीर चिल्ली वाला आपका क्या आया है, उसी में बना रहता है खाना खजाने वाले में। तो उस छोटी छोटी पत्रिका थी, तो उस पत्रिका को कोई पढ़ता नहीं था। सबसे खराब बात क्या थी? जब इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट दिए थे तो उस पत्रिका को कोई पढ़ता नहीं था। तो कई वर्षों तक, 2 वर्षों तक, 4 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, जितना भी समय लगा हो, उसके बाद जो है कई वैज्ञानिकों के हाथ में ये एक्सपेरिमेंट लगा कि कई लोग पढ़े भी, उतना वैल्यू नहीं दिया कि एक मैथमेटिशियन है, मैथ का आपका क्या है, पादरी है, वो किसी को क्या ही एक्सपेरिमेंट दिया होगा। तो इसलिए इसके एक्सपेरिमेंट को उतना भारी नहीं समझा गया। इसके अलावा आगे क्या कहा है उसमें देख लेते हैं। चूंकि यह एक गणितज्ञ थे तथा पादरी थे, अभी मैंने जो बताया, एक मैथमेटिशियन थे और आपका क्या थे? पादरी थे, इस वजह से भी कोई वैल्यू नहीं देता था, जिससे इनके प्रयोग को सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह भी था कि उस समय डार्विनवाद बहुत चर्चित था। जिस समय यह मेंडल का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस समय डार्विन अपना क्या दिए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे। आप लोग 2 हाई स्कूल में पढ़े होगे, एक आपका डार्विनवाद पढ़े होगे और एक आपका लैमार्कवाद।
जो उस समय जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है उन सब चीज़ों को बताते थे कि जिराफ अपना जो कम हाइट के थे या कम गर्दन के जिराफ थे वो ज़मीन वाला भोजन खाते थे, और जैसे ही ज़मीन का भोजन खत्म हो गया तो आपके जिराफ क्या होने लगे, लुप्त होने लगे। और जो आपके पेड़ ऊंचे गर्दन वाले जिराफ थे वो पेड़ पौधों और पत्तियों से वहां से खाने लगे, तो वो जीवित रह गए, और छोटे वाले जिराफ क्या हो गए, मर गए। बाद में असफल भी हुआ उन लोगों का भी कुछ एक्सपेरिमेंट, हालांकि उस समय चर्चाओं में था, जैसे इस समय होता है ना सोशल मीडिया पे वायरल जिसको बुलाता है वायरल, तो वैसे टाइप में उस समय आपके डार्विन क्या थे, बहुत वायरल थे, चर्चाओं में घूम रहे थे, इसलिए उनके एक्सपेरिमेंट में सब ध्यान दे रहा था, मेंडल पे ध्यान नहीं दे रहा था। मेंडल के मृत्यु के पश्चात सन 1900 में, ठीक है, मेंडल के मृत्यु के पश्चात सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग पर विचार किए हैं और पाया है कि मेंडल ने आनुवंशिकता के बारे में काफी कुछ लिखा है। इन वैज्ञानिकों के नाम क्रमशः, अब देखो 3 वैज्ञानिक हैं, पहले का नाम था आपका ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज, दूसरे का नाम था आपका कार्ल कॉरेंस, दूसरे का नाम था आपका कार्ल कॉरेंस, और तीसरे का नाम था आपका एरिन वॉन शेरमैक। 3 वैज्ञानिक थे, एरिन वॉन शेरमैक, एक आपका क्या था कार्ल कॉरेंस, और इसका नाम था क्या आपका ह्यूगो डी व्रीज। इसको भी थोड़ा सा याद रखना, ध्यान में रखना कि कभी कभी पूछता है कि मेंडल के वंशागति में वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने उनके बारे में चर्चाएं नहीं की हैं, तो इनमें से तो 3 मिल जाएगा, एक चौथा कोई और वैज्ञानिक का नाम दे देगा जो इन पर मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर चर्चा नहीं किया। मेंडल ने, आगे देखते हैं, मेंडल को सन 1900 में लगभग मरणोपरांत यानी मरने के बाद नोबेल पुरस्कार एवं आनुवांशिकता के पिता की उपाधि दी गई। तो जब वो मर गया था तो उसके बाद मेंडल को क्या दिया गया, आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार किसी भी खोज, साहित्य, विज्ञान और चिकित्सा, भौतिकी के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्या माना जाता है, पुरस्कार माना जाता है, नोबेल पुरस्कार। तो मरने के बाद भी दिया जा सकता है और जीवित समय में भी नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो मरने के बाद उनको आनुवंशिकता का क्या दे दिया गया, एक पिता का भी क्या दे दिया गया, उपाधि दे दिया गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा गया। भाई देखो ये है आपके मेंडल भैया, मस्त एकदम हैंडसम आदमी दिखाई दे रहे हैं, मेंडल, ये है आपके मेंडल, यहाँ उनके पौधों के साथ चिपका दिया गया है, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, दिख रहे हैं आप लोगों को मेंडल। तो यही आपके पूरे चैप्टरों में इन लोगों, इनके बारे में क्या करना है आपको पढ़ना। आगे देखो मेंडल के सफलता के कारण, मेंडल के सफलता के कारण हम लोग को देखना है कि मेंडल सफल कैसे हुए हैं, क्यों हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलो अब देखो मेंडल सफल क्यों हुए उसके बारे में आपको बताते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर की 34 किस्मों का चयन किया है। यानी जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मटर के पौधे पर, तो कितने पौधों या कितने मटर के पौधों का चयन किया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो कम से कम 34 किस्मों का, यानी मटर के 34 किस्म, किसके, मटर के 34 किस्म, मटर के 34 किस्मों का क्या किया था, यूज किया था, 34 किस्मों का क्या किया था उन्होंने, यूज किया था। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या हो जाएगा, जिनमें से 22 किस्मों पर कार्य किया है। 34 किस्मों को क्या किया था, चुना था, इन 34 किस्मों में से हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए, तो 22 किस्मों में से आपका क्या कर चुके थे, एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, तब जाके वो क्या दिया है, जेनेटिक्स दिया है। गणितज्ञ होने के कारण इन्होंने गणितीय एवं संख्यात्मक विश्लेषण से प्रयोग किया है। यानी जहां जरूरत था कि मैथमेटिकल कुछ थ्योरी लगाया जाए, कुछ नियम कानून लगाया जाए, वहां पर उन्होंने मैथमेटिशियन का यूज किया है, मैथ का यूज किया है, उसके द्वारा हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट क्या किया है, दिया है। ये भी एक कारण था जब लोग वैज्ञानिक इनके चीजों को भाव नहीं दे रहे थे, उसके पीछे भी आपका कारण क्या था कि वो लोग सोचे कि एक मैथमेटिशियन है और मैथमेटिशियन हमको क्या ही ये बताएगा बायोलॉजी के बारे में, ठीक है, इसलिए भी इतनी चर्चाएं उस समय नहीं थी। और डार्विन तो उस समय क्या किए थे, हल्ला किए ही हुए थे, हम एक तो नया क्या लेकर आए हैं, एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे हम लोग क्या देखा जाता है, आगे हम लोग देखते हैं कि इन्होंने 7 वर्षों तक प्रयोग किए, 7 वर्षों के प्रयोग में मटर के विशाल संख्या के नमूनों पर प्रयोग किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ढेर सारे उन्होंने क्या लिए थे, नमूने लिए थे मटर के पौधों के, खूब ढेर सारे एक्सपेरिमेंटों को क्या किया था उन्होंने, इस्तेमाल किया था कि केहू तरह जेनेटिक्स का क्या किया जा सके, पता लगाया जा सके। एक दिन वो बगीचे में ऐसे घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि
जो मटर का पौधा है उसमें कई सारी हैं, एक यहाँ लगा है मटर का पौधा, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, कुछ कुछ दूरियों पर पौधे क्या हुए लगे हुए हैं। तो देखा कि एक मटर का पौधा जो है वो सूख रहा है, दूसरा आपका क्या है एकदम मस्त है और उसमें मटर एकदम दबा के हो रहा है, शाम को सब्जी बनेगा। उसके अलावा अगला वाला जो गया मटर का पौधा देखा तो उसकी हाइट छोटी थी बाकी मटर वाले पौधों से। उसके बाद एक और आगे बढ़े तो उसमें हाइट क्या थी आपकी, बहुत आपकी ऊंची थी। तो उन्होंने देखा कि मटर के पौधों में इतनी ज़्यादा वरीयता कैसे हो गई, जिसको अभी हम लोग विविधता देखें, ठीक है, वेरिएशन। तो इतनी ज़्यादा वरीयता क्यों हो गई है, तो सारे मटर के पौधे ही, कहीं मटर आपका झुर्रीदार देखने को मिल रहा है। झुर्रीदार का मतलब क्या होता है, जब आपका मटर सूख जाता है, जब छोला वाला बनाने वाला पीला टाइप का हो जाता है तो वो थोड़ा ढचका पचका हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा पचका, तो वो आपका झुर्रीदार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, झुर्रीदार। ऐसे हरे पौधों में जिसको मटर होता है, जिसको छिम्मी भी बोला जाता है, मार्केट में अब मिलेगा ठंडी के समय में, तो उसमें भी कुछ ढचके पचके देखने को मिले। तो उन्होंने सोचा कि भाई जब ये मटर का पौधा ये भी है, सारी चीज़ों को एक जैसा होना चाहिए, इसमें वेरिएशन कहाँ से आ गया। तब जाके उनका दिमाग ठनका और उन्होंने कहा दे दिया इतना बड़ा जेनेटिक्स आपका टॉपिक दे दिया और हम लोगों को आज क्या करना पड़ रहा है। कई को वही में गरियाते भी हैं सब, इतना एक्सपेरिमेंट झुट्टे करने के क्या जरूरत, मटर का सब्जी बना के खा गए होते तो ओकरी बाद मामले खत्म हो गया होता। तो ऐसा ही तुम लोग सोचोगे फिर न्यूटनों में, कि न्यूटन के सर पे सेब ना गिर के ईटा ही गिर गया होता, कपड़े फूट गया होता, मरिए गया होता। अरे भाई किसी न किसी चीजों को कोई ना कोई तो देगा ही, न्यूटन नहीं देगा कोई और देता, हो सकता है भारत का कोई जोगिंदर देता, समझ में आया। तो जोगिंदर नहीं देते हैं सब, भारत के खोज में सब नहीं देते हैं, भारत वाला सब कुछ धर्म का नाम पर मार कर रहे हैं सब, समझ में आया। चलो इधर आ जाओ। मटर के पौधों से इन्हें कई विपर्यासी लक्षण मिले हैं। अभी मैं बताया हूँ कि विपर्यासी लक्षण क्या होता है, कि अलग अलग लक्षण, जैसे आपका रंगों का, जैसे बीज जो है मटर का बीज जो है उसमें हरा देखने को मिलेगा, पीला भी देखने को मिलेगा, जैसे मटर सूखने लगता है तो पीला कन्वर्ट होने लगता है। तो यही सब क्या है, आपके विपर्यासी लक्षण है। पत्तियां देखोगे तो उसमें कुछ मुड़ी हो जाएंगी, कुछ इस तरह की हो जाएंगी, बीज कुछ अलग होगा, जो फलियां होती हैं, फलियां यानी जो छिम्मी की सब्जी बनती है वो गोल होगा तो आपका एकदम मस्त है मटर, झुर्रीदार हो जाएगा तो आपका मटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। रंगों में भी देखने को मिलेगा, उसके फूलों में भी वैरायटी देखने को मिलेगा, सफेद फूल भी होता है, कहीं लाल फूल, गुलाबी फूल देखने को मिलेगा। तो ये वही पर्यासी लक्षण होते हैं, अलग अलग लक्षण होते हैं, भिन्न भिन्न, ठीक है, बातें समझ में आई। इसके अलावा मेंडल के प्रयोग में मटर के पौधों का चयन क्यों, यानी मेंडल ये सब सवाल पूछता है, मैंने इसीलिए अलग से ये सब क्या किया हुआ है आपको दिखाया हुआ है, यहाँ देखो। तो मेंडल के प्रयोग में मटर के पौधों का चयन क्यों किया गया है। पहले आपसे पूछेगा कि मेंडल वंशावली के पिता कौन है, तो आप बता देंगे या लिख देंगे कि मेंडल है। उसके अलावा उन्होंने कहेगा कि बोर्ड में पूछेगा कि मेंडल के प्रयोग में मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का चयन क्यों किया। तो उन्हीं सब चीज़ों को मैं एक जगह क्या करा दिया हूँ, समराइज करा दिया हूँ। देखो, मटर एक वर्षीय पौधा होता है, यानी साल भर में आपका हो जाता है, जिसको आसानी से उगाया जा सकता है, ठीक है। तो जहाँ ये ऑस्ट्रिया के थे, तो ऑस्ट्रिया का वातावरण और आपका नेचर ऐसा है कि वहाँ पर मटर बहुत ज़्यादा क्या होता है, मस्त होता है, समझ में आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मटर का सब्जी बना बना के खाएगा, वो खुद क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया। इसके अलावा मटर के पौधों को कम क्षेत्रों में उगाया जा सकता है, या उगाना क्या होता है, संभव होता है, इसलिए भी उन्होंने लिया था। मटर के पौधों में अधिक फल व फूल लगते हैं। फल वो क्या लगते हैं, फूल। फल का मतलब क्या होता है, जो मटर है आपका, उसको क्या बोला गया है, फल बोला गया। फल लगते हैं जिससे बीज आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, बीज उसका क्या मिलेगा, आसानी से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जो फूल होता है वो पुष्प का क्या होता है, नर जनन अंग होता है। इसके अलावा मटर के पौधों में कृत्रिम परागण आसानी से हो सकता है या हो जाता है। कृत्रिम परागण क्या आता है, चैप्टर 1 याद कीजिए आपका, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वहां मैंने आपको कृत्रिम परागण पढ़ाया था, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन पढ़ाया था, कि अगर कोई पुष्प खराब हो रहा है या किसी पुष्प का पुंकेसर खराब है तो उसको कृत्रिम रूप से कैंची से काट के उसमें क्या किया जाता है, पन्नी से बांध उन के आपका नया पौधा आर्टिफिशियली बेहतरीन बनाया जा सकता है। तो उसको भी आपका क्या आर्टिफिशियली पॉलिनेशन कराया जा सकता है। इसके अलावा मटर के पौधों में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण दिखाई देते हैं। मटर के पौधों में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में मतलब क्या हुआ, तो यहाँ मैंने बताया है आपको कि एक हो गया बीज का रंग, फूल का रंग, फलियों की आकृति आदि, ठीक है। इन सब में वैरायटी देखने को मिलेगा, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, आपका आपका ये बोला जाता है विपर्यासी लक्षण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विपर्यासी लक्षण बोला जाता है। तो हम लोगों का मेंडल का पूरा इंट्रोडक्शन क्या हो गया है, आपका समाप्त हो गया है।
कल हम लोग जब पढ़ेंगे तो मेंडल के विपर्यासी लक्षणों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ कुछ महत्वपूर्ण या हार्ड लेवल का वो उन्होंने शब्द यूज किया है, जैसे जीन यूज किया है, एलील यूज किया है, एक संकर क्रॉस यूज किया है, द्विसंकर क्रॉस यूज किया है। इन सब शब्दों का क्या किया है उन्होंने, इस्तेमाल किया है। इन्हीं शब्दों को कल हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। इतनी सभी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो आप लोग जो भी डाउट आप लोगों के होगा वो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर पूछिएगा। और 24 फरवरी से आप लोगों की पेपर है, खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच।